हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए हमें परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करें तो उसके पहले हमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करें उसके पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पहले से डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इनका यूज़ बहुत फ्रिक्वेंटली होगा। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस, या यूँ बोले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो बार बार आएंगे और हर एक वर्ड का इसमें बहुत मीनिंग रहता है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी अगर हमने जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझा या वर्ड को नहीं समझा है तो हम गलत थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व जितने भी टर्म्स हैं उसको हम समझें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट। An operation which results in some well-defined outcomes is called an experiment. अब यहां पर जो है वेल डिफाइंड आउटकम्स, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट का मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो नॉर्मली किए जाते हैं किसी रिसर्च में। यहाँ एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि बस जिसका कोई डेफिनेट रिजल्ट मिले। तो हमारे प्रोबेबिलिटी में टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, रोलिंग अ डाइस या पेयर ऑफ डाइस, ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। बॉल्स को ड्रॉ करना ये एक एक्सपेरिमेंट है। अरेंजमेंट करना और फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन उसमें अकर हो, वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसका कोई वेल डिफाइंड रिजल्ट जरूर मिले। जबकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और नॉर्मल जो जिन एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करते हैं जो साइंस में या रिसर्च जब करते हैं उसमें होता है, तो उसमें उसको करते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय डिजायर्ड रिजल्ट मिले नहीं मिले उसकी कोई संभावना नहीं रहती है। तो प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो एक्सपेरिमेंट, टर्म एक्सपेरिमेंट यूज हुआ है, उसके जो रिजल्ट हैं, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो वेल डिफाइंड होता है। फर्स्ट डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty is called a random experiment. कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को सर्टेनिटी से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं, हमें उसका रिजल्ट पहले से नहीं मालूम होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो हम सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं बता सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे डाइस को रोल करने पर उस पर कौन सा नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 में से, इसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो रैंडम का मतलब ये है, और रैंडम सिलेक्शन का मतलब भी यही है। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें 10 वाइट और 10 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक बॉल को हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब बॉल को ड्रॉ किया उसमें से, तो हम बॉल को देख करके ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम उसको बगैर देखे ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम उधर देख ही नहीं रहे हैं तो जो अब सिलेक्शन होगा वो रैंडम होगा, अनबायस्ड होगा, बायस्ड नहीं होगा। तो और इसलिए हमें पता भी नहीं रहेगा कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बॉल कौन से कलर की होगी। तो ये जो है सेकंड, जो थर्ड टर्म हम देख रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड टर्म वो यही है कि एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, इस ये वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज में आएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। फॉर दैट एक्सपेरिमेंट इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, ये एस से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो कैपिटल लेटर S से हम इसको हर बार डिनोट करेंगे। अब यहां पर जो है सैंपल स्पेस का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन को टॉस किया तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा उसका सेट, तो सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स, उसके जो आउटकम्स आएंगे उसका सेट हमें बनाना है। तो कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो S विल बी H, T। यहाँ ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले T लिखें या H लिखें, ठीक है। सिमिलरली अगर डाइस को रूल किया, डाइस को रूल करने पर उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसका सेट को रिप्रेजेंट करना पहले से ही आता है, 1 2 3 इस तरीके से अप टू 6 4 5 6 लिख देते हैं। तो ये जो है ये क्या है, सैंपल स्पेस है। ऐसे ही जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके जो आउटकम्स हैं, अगर उसको हम पूरा कलेक्ट करके एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो सैंपल स्पेस होता है। एग्जाम्पल, when 3 coins are tossed then sample space 3 coins को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस आएगा वो यही आएगा यहाँ पर। या तो देखिए टोटल, जैसे फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है, तो टोटल 8 केसेस बनेंगे। फर्स्ट पर हेड या टेल हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड पर हेड या टेल, उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड पर हेड या टेल। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 into 2 into 2 मीन्स 8 होगा। तो यहाँ पर 8 केसेस बनेंगे। जैसे हो सकता है तीनों पर H हो, या 2H और 1 T, या 2T और 1H, 2H और 2T में भी शफलिंग कर दिया। इस तरीके से ये सारे हमें टोटल 8 सैंपल स्पेस मिलेंगे। ये आप देखिए 4 + 4 8 एलिमेंट्स आए यहाँ पर, ठीक है। इस सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हमें मिले हैं। अब मान लीजिए कि जैसे एक और एग्जांपल देख रहे हैं, एक बैग है containing 3 white and 3 black balls. If 2 balls are drawn from the bag, then sample space. तो यहाँ पर 3 white balls हैं, ठीक है, 3 white balls हैं और 3 black balls हैं। 2 balls are drawn from the bag, then sample space। अब 2 बॉल को ड्रॉ किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर, या तो वो दोनों बॉल व्हाइट कलर की हो, या दोनों ब्लैक हो, या फिर एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल इस तरीके से हमें मिल सकती हैं, ठीक है। इसका अगर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो S इज इक्वल टू व्हाइट, है ना, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। तो व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, और व्हाइट ब्लैक हो सकता है। ये यहाँ पर है। अब अगर 1 by 1 बोल रहे हैं, ठीक है, एक एक करके बोल रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर एक केस और भी आएगा। हो सकता है पहला व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो, या फिर इसका उल्टा। तो जैसे व्हाइट ब्लैक हमने बोला, तो ब्लैक व्हाइट भी होगा उस केस में जब हम बॉल्स को ड्रॉ करेंगे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये भी सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो सैंपल स्पेस। अब आता है सिंपल इवेंट। इवेंट क्या होता है, और उसमें भी सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट हम किसको बोलते हैं। An event is called a simple event if it is a singleton subset of the sample space. It is known as elementary or indecomposable events. यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें। इसके कुछ दो तरीके से और इसको बताया गया है, एलिमेंट्री
और इनडिकम्पोजेबल इवेंट्स। ठीक है, तो बस ये तो हमें ध्यान रखना है, नॉर्मली सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट वर्ड, ये दो वर्ड ही यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम किसी कॉइन को किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हेड आना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, एक ही इवेंट अगर यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं एच, तो वो क्या है, उसका सेट में एक ही एलिमेंट होगा, तो ये सिंपल इवेंट है। यानी कोई जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से कोई एक ही इवेंट अकर हो देखा जाए तो। अब जैसे मान लीजिए कि डाइस को रोल किया तो उस पर डिजिट 2 आए, तो ये एक सिंपल इवेंट है। लेकिन अगर हम बोलेंगे उस पर डिजिट इवन नंबर आए, तो इवन नंबर तो 2, 4, 6 हो सकता है। अब इसका सेट जब बनाएंगे तो वो सिंगलटन सबसेट नहीं आएगा। तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, एन इवेंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट इफ इट इज अ सिंगलटन सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। नाउ कंपाउंड इवेंट और मिक्स्ड इवेंट और कंपोजिट इवेंट, अब इसमें मोर देन वन एलिमेंट आएंगे। A subset of the sample space which contains more than one element is called a compound event। जैसा अभी बताया, डाइस को रोल करने पर इवन नंबर आए या ऑड आए और एनी नंबर ग्रेटर देन 3, तो 4, 5, 6, तो ये सब जो है मिक्स्ड या कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट है। एक से ज्यादा इवेंट एक साथ अकर होते हैं तो वो कंपाउंड इवेंट हो जाता है। Getting an even number while rolling a die is a compound event, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है, if there are n elementary events associated to a random experiment then the sample space associated to it has n elements and so there are 2 to the power n सबसेट्स। ये हमने सेट में पढ़ा है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 to the power n होते हैं। आउट ऑफ दिस 2 to the power n सबसेट देयर आर n सिंगल एलिमेंट सबसेट्स। बिल्कुल, तो अब उसमें जैसे अगर हमें सिंगलटन सबसेट चाहिए तो NC1, n में से 1 को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन एलिमेंट आउट ऑफ n, NC1, वैल्यू ऑफ NC1 इज n, तो सिंगलटन सबसेट n हो गए। अब अगर उसको इसमें से माइनस कर दें, दीज एलिमेंट्स, ठीक है, सिंगलटन सबसेट्स, दीज सिंगल एलिमेंट सबसेट डिफाइन n एलिमेंट्री इवेंट्स, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, एंड रिमेनिंग 2 to the power n माइनस ब्रैकेट n प्लस 1 सबसेट एक्सक्लूडिंग नल सेट, क्योंकि इसमें नल सेट भी आ जाता है 2 to the power n में। और जब प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो हमें नल सेट एज एलिमेंट कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स हमें कितने मिलेंगे, 2 to the power n माइनस ब्रैकेट n प्लस 1। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये टर्म भी बहुत ज्यादा यूज में आएगा। इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन द अदर। देखिए, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे नहीं हेड के आने के चांसेस तो हमेशा ज्यादा होते हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि हम ऐसा बोलें कि हेड ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। जैसे डाइस को रोल किया, अनबायस्ड डाइस है, उसको रोल किया, उस पर कोई भी डिजिट आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है उसमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि एक पर्टिकुलर तरीके से उसको अगर रोल करते हैं तो 1 आता ही है या 1 के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। जब सबके अकर होने की पॉसिबिलिटीज एक जैसी ही हो तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, ये टर्म भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स। इसको हम ऐसे समझें कि जैसे कोई अगर मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स, उसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, तो अगर एक अकर हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में 3 या 3 से ज्यादा इवेंट्स हैं और उसमें से कोई एक अकर हो रहा है तो दूसरा अकर ना हो उसके साथ में, अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका डेफिनेशन ये है, 2 or more events are said to be mutually exclusive if no 2 of them can occur together, एक साथ अकर ना हो। Mutually exclusive events are also called incompatible events। तो जैसे डाइस को रोल करने पर 1 आएगा तो बाकी के कोई भी नंबर नहीं आएंगे, 2 3 4 5, तो 1 और 2 आना, 1 आ रहा है तो 2 नहीं आएगा, 2 आ रहा है तो 1 नहीं आएगा। हेड, जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक साथ नहीं आ सकते हैं। हम नॉर्मल कॉइन की बात कर रहे हैं, अनबायस्ड कॉइन की बात कर रहे हैं, बायस्ड कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, इन रोलिंग अ डाई इफ इवेंट A, B are described as getting an even number and an odd number respectively, ठीक है, ये A, B है। Then A and B are mutually exclusive events. In rolling a die, if event A, B are described as getting, A event को हमने बोला है getting an even number और B के लिए getting an odd number, तो ये हमें क्या मिलेगा, even odd। अब अगर even नंबर आ रहा है तो odd नहीं आ सकता, odd आ रहा है तो even नहीं आ सकता है। तो ये जो है ये कैसे इवेंट हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, 2 or more events associated to a random experiment are called exhaustive if their union is the sample space। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई डाइस को रोल किया, रोल करने पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई होगा। अगर इन सबको कंसिडर कर लिया हमने और एक सैंपल स्पेस बनाया, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ये सारे इवेंट्स को एक साथ कंसिडर कर लें तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये है, क्यों हमें इस टर्म की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला है ABC are 3 exhaustive events of any experiment, तो उसका मीनिंग है इनके अलावा अब चौथा कोई इवेंट उस एक्सपेरिमेंट में नहीं है। जबकि अगर केवल यूं बोला जाए A, B, C are 3 events of an experiment, तो अभी हम इससे ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसमें केवल 3 इवेंट ही हैं या 3 से ज्यादा इवेंट भी हैं। एग्जॉस्टिव मतलब सबको हमने ले लिया, तो दैट इज events A1, A2, A3 up to AN associated to a random experiment with sample space are exhaustive if A1 union A2 union A3 up to AN is equal to S। सब ले लिया, इन सब का यूनियन लेने पर ऐसे ही मिल रहा है, यानी अब पूरा जो हमें सैंपल स्पेस है वो मिल चुका है, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसके अलावा फिर और कोई और इवेंट नहीं बचा हुआ है, इसका यही मतलब हुआ। अब मैथमेटिकल और क्लासिफिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हम देख रहे हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी तो हम बहुत ही अर्ली एज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अननोइंगली भी हम प्रोबेबिलिटी का कई बार यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन है
तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसका? इफ देर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड m of them are favorable to an event A, then probability of happening or occurrence of A is denoted by PA and is defined as. देखिए पहले बात तो P of A से हम इसको डिफाइन करते हैं, मतलब probability of happening of event A, और it is ratio basically m by n. PA probability क्या है? एक रेशियो है. किसका रेशियो है? नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. तो ये जो है यहां पर ये इसका डेफिनेशन होता है. P of A इक्वल टू m by n, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स. अब हमें अच्छे से मालूम है कि जो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं वो टोटल इवेंट्स में से ही हम फेवरेबल इवेंट्स लेते हैं. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है ये हमेशा लेस देन 1 ही होगा, ऑलवेज लेस देन 1. तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो रेशियो है ये हमेशा 0 से 1 के इन बिटवीन ही रहेगा. ठीक है, इन बिटवीन 0 to 1. दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए इम्पॉसिबल इवेंट पूछ रहे हैं तो फिर फेवरेबल कंडीशन 0 हो जाएगा. उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. 1 कब होगा? जब श्योर इवेंट हो. श्योर इवेंट कैसे? जैसे हमने एक बायस डाइस ले लिया और सब पर 1 1 1 1, सारे 6 फेसेस पे 1 ही है. डाइस को रोल किया और बोला 1 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो तो 1 ही आएगा क्योंकि श्योर इवेंट हो गया. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि if P of A equal to 1 then A is called certain event, and if P of A equal to 0 then A is called impossible event. अब नॉन अक्रेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे बताएंगे? या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ P A is denoted by. अब यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से बताया गया. P A बार, P A प्राइम, PA कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से. तो अब नॉन अक्रेंस के लिए क्या होगा? नॉन अक्रेंस का फेवरेबल केस क्या हो गया देखा जाए तो? नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर अनफेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, क्योंकि नॉन अक्रेंस हम फाइंड कर रहे हैं. तो यहां पर ए प्राइम या ए डैश इक्वल टू टोटल माइनस फेवरेबल करेंगे हम तो अनफेवरेबल आ जाएगा, और फिर इसको सेपरेट करेंगे तो n बाय n ये आ जाएगा 1 माइनस m बाय n, और m बाय n क्या होता है? PA. सो PA बार इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस PA, और यहां से फिर हमें ये मिल जाएगा PA प्लस PA डैश या PA बार इक्वल टू 1. तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है. PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1. तो ये प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ. अब इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखें तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability that sum on the dice is 5, sum on the dice is at least 5, और ऐसे ही और भी केसेस यहाँ पर दे रखे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको समझने के लिए वैसे तो हमें सभी पूरा सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट्स हैं तो हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं. तो 2 डाइस को रोल किया है. 2 डाइस को रोल करने पर सैंपल स्पेस क्या मिलेगा हमें वो हम देखते हैं. ये था क्वेश्चन. तो सैंपल स्पेस आएगा इसका
1,1 ये सब बना लेते हैं यहाँ पर 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ऐसे 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 then 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 अब फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है सम ऑन द डाइस इज 5 आई थिंक यही था फर्स्ट पार्ट फर्स्ट है और सेकंड है एटलीस्ट 5 देखिए यहाँ पर ये जो अब आपको डायगोनल दिख रहा है इसमें ये सम हमें 5 मिलेगा तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए 4/36 ये आंसर हो गया फर्स्ट का ठीक है सेकंड में बोला गया सम शुड बी एटलीस्ट 5 तो अब 5 से लेस वाले कितने हैं 1 ये 3 + 3 6 है तो 5 और सम 5 या 5 से ग्रेटर वाले केस कितने हो गए 30 तो सेकंड का हो गया 30/36 फिर थर्ड केस ऐसा बनाने से ये फायदा है कि डायरेक्ट एक साथ ये सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे सम ऑन द डाइस इज इवन सम ऑन द डाइस इज इवन आधे पर इवन आधे का जो टोटल 36 केसेस हैं इसमें से 18 ऐसे होंगे जिसमें सम इवन होगा और 18 ऐसे होंगे जिसमें सम ऑड होगा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 18/36 फिर आते हैं फोर्थ पार्ट क्या है इसका एटलीस्ट 1 डाई शोज 3 कि कम से कम एक डाई पर 3 जरूर हो तो ये वाला आप रो देखिए इसमें 3 है और ये कॉलम देखिए इसमें भी 3 है ये 3,3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए जैसे यहाँ पर 6 है और ये भी 6 है लेकिन 3,3 दो बार काउंट हो गया है तो 11/36 इसका आंसर हो गया और अब लास्ट पार्ट इसका देखते हैं लास्ट पार्ट में है नंबर अपीयरिंग ऑन वन डाई इज 2 एंड ऑन द अदर डाई इज मल्टीपल ऑफ 3 जब ये देखते हैं तो नंबर मल्टीपल ऑफ पहले वाले पर क्या है नंबर अपीयर ऑन वन डाई इज 2 और दूसरा मल्टीपल ऑफ 3 देखिए यहाँ पर जैसे ये इस पर 2 है और मल्टीपल ऑफ 3 हम देखेंगे तो एक तो 2,3 आ गया और यहाँ पर ये 6 हो गया ये दो हमें ऐसे मिले हैं और कॉलम वाइज जब हम चलेंगे तो यहाँ पर ये 2 वाला केस आ गया तो ये 3,2 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में ये भी 2 है और मल्टीपल ऑफ 3 तो 4/36 ये हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं अभी हम केवल सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं क्योंकि हमने अभी प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा है उससे एसोसिएटेड अभी कोई थ्योरम उससे एसोसिएटेड थ्योरम अभी हमें देखना बाकी है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn at random. Find the probability of
ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, बोथ कार्ड्स आर ऑफ स्पेड, और सेकंड है वन कार्ड इज ऑफ स्पेड एंड अदर इज डायमंड कार्ड। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सिंपल है, एलिमेंट्री परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इसमें हमें यूज करना है। यहाँ पर आपको दे रखा है 52 कार्ड्स हैं और फर्स्ट में ये बोला है बोथ कार्ड्स आर ऑफ स्पेड, तो इवेंट ए हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। लेट इवेंट ए इज इक्वल टू बोथ कार्ड्स आर ऑफ स्पेड। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। तो 52 कार्ड्स में से देखिए 13 13 13 के 4 सेट होते हैं, इन हर एक सेट को क्या बोलते हैं, सूट, SUIT, सूट। ठीक है, तो 13 का जो सेट है, 13 स्पेड्स हैं, इसमें से अगर मुझे 2 स्पेड सिलेक्ट करना है तो वो होगा 13C2 डिवाइडेड बाय, और टोटल कार्ड्स कितने थे 52, तो 52 में से 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज इतने हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, यह आ जाएगा 13 इंटू 12, और वो 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये NCR NPR की कैलकुलेशन तो हम बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहले ही सीख लेते हैं। यहाँ जाएगा 52, ये हो जाएगा 51, तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/17। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, हमारा फोकस है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन तो फिर कर ही लेंगे। सेकंड पार्ट है वन कार्ड इज ऑफ स्पेड एंड अदर इज ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर अब ये जो है इवेंट बी को हमने डिफाइन कर दिया, वन कार्ड इज ऑफ स्पेड एंड अदर इज अ डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड, तो अब P ऑफ B, तो एक तो स्पेड का है और एक डायमंड का है, दोनों में से एक एक, तो 13C1 इंटू, देखिए यहाँ फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ यूज करेंगे। 13 में से कोई भी एक स्पेड का कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग डायमंड कार्ड को भी हम 13C1 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो 13C1 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाय 52C2, तो ये जो आएगा 13 इंटू 13, यहाँ पर आएगा 52 इंटू 51, और ये 2 ऊपर, तो यहाँ पर ये 13 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13/102, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने एलिमेंट्री कुछ क्वेश्चंस इसमें देखे हैं, प्रैक्टिस पर अभी और क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे थ्योरम आगे बढ़ती जाएंगी। अब 2 टर्म और डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें पहला है odds in favor of an event। odds in favor क्या होता है, it is ratio of happening of an event divided by non-happening of that event, means PA by PA bar is called odds in favor of an event। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स divided by number of unfavorable events। The odds in favor of an event is defined as it is the ratio favorable outcomes
डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल को हमने m कंसिडर किया था और टोटल को n माइनस m हो गया अनफेवरेबल। और अगर इसको हम यहां पर डिवाइड कर दें n से, ये m बाय n माइनस m बाय n, ये हो गया m बाय n, 1 माइनस m बाय n, ये हो गया pa और p ऑफ a अपॉन 1 माइनस p ऑफ a, और ये हो गया pa बार। सो pa अपॉन pa बार इस तरीके से हमें मिल जाएगा। सिमिलरली ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ प्रीवियस वन, या ये भी बोल सकते हैं रेशियो ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल इवेंट्स। सो ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट is the ratio of unfavorable outcomes divided by favorable outcomes. सिमिलर तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं और ये फाइनली हमें मिलेगा पी ए बार अपॉन पी ए। अब जैसे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट are p is to q, then probability of occurrence of that event is p upon p plus q। ये p upon p plus q हो जाता है। ये हम बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं या फिर डिराइव तो कर ही सकते हैं। देखें ऑड्स इन फेवर दे रखा है, सपोज वो इवेंट a है, सो pa अपॉन pa बार इज p बाय q, ये हमें दे रखा है। तो pa अपॉन 1 माइनस pa इज इक्वल टू p बाय q। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, pa अपॉन 1 माइनस pa बार है ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा pa बार को लिखा है ना, तो 1 माइनस pa ही आएगा, ये 1 माइनस pa, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा q टाइम्स p ऑफ a इक्वल टू p माइनस p टाइम्स p ऑफ a, स्मॉल p है ये, कैपिटल P। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, p ऑफ a कॉमन, तो ये आ जाएगा q प्लस p या फिर p प्लस q इक्वल टू p, देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू p अपॉन p प्लस q। तो ऑड्स इन फेवर हमें दे रखा है, तो वो हमें क्या मिल जाएगा इस तरीके से, p बाय q अगर दे रखा है तो p अपॉन p प्लस q, ये हमें मिल जाता है। क्वेश्चन देखते हैं इस पर, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। एक और बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी ऐसा बोल रहे हैं कि डाइस शोज 7, इसका मतलब है 2 डाइस को जब रोल किया तो उस पर सम ऑफ डिजिट्स वो 7 है, क्योंकि तो हमें मालूम है किसी भी डाइस पर 7 तो आ नहीं सकता है, तो वो सम की बात होती है उस समय। तो 2 डाइस को थ्रो किया है और शोइंग एटलीस्ट 7। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसमें देखा था सम 2 आए, उसका केस, उसका एक ही केस होता है, सम 2 आए 1,1, ये सम 2 है। सम 3 आए, उसके 2 केसेस होंगे, ठीक है, 1,2, 2,1, यहाँ पर सम आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। सम 4 आए, उसका एक केस और बढ़ेगा, तो 1,3, 3,1, 2,2, ये एक एक बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सम 4 है, लेकिन केसेस कितने यहाँ पर 3 हैं, यहाँ सम 2 है, तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे तो जब सम इसका 5 आएगा तो उसके हमें यहाँ पर टोटल केसेस कितने मिलेंगे, 4 केसेस, यस 4 केसेस। सम 6 आएगा तो उसके कितने केसेस मिलेंगे, 5 केसेस, और सम 7 आए उसके हमें कितने केसेस मिलेंगे, 6 केसेस। तो यहाँ पर 1
यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। पूरा वो टेबल बना के देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस। अब जब इनका सम हम फाइंड करेंगे तो ये सम कितना आ जाएगा, ये तो हो गया टोटल 10, 21 इसका सम आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा। अब यहां पर टोटल केसेस जो हैं, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए या ऑड्स इन फेवर फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस से भी हम जा सकते हैं। देखिए टोटल केसेस 36 होगा यहाँ पर, तो फेवरेबल कितने हो गए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऑड्स इन फेवर, तो एटलीस्ट 7 बोला है। ओके, एटलीस्ट 7 बोला है तो हमें इतने केसेस माइनस करने पड़ेंगे, ये 7 से कम है, यानी टोटल कितने 15 माइनस करने पड़ेंगे। टोटल केस है 36। ठीक है, 36 में से हमने 15 माइनस कर दिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास में जो 21 केसेस बचेंगे वो फेवरेबल केसेस होंगे, जिसमें सम या तो 7 होगा या 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसका रेशियो आ जाएगा 7/6। 7/6 ने 3 से हमने इसको डिवाइड किया है तो 7/12। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा। और एक और देखते हैं। 4 boys and 3 girls are seated in a row. Find the odds in favor and in against of all the girls sitting together. अब इसमें पूरा परम्यूटेशन का यूज हुआ है। देखिए 4 बॉयज, तो बॉयज 4 हैं, गर्ल्स कितनी है 3 गर्ल्स, इनको एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब इवेंट ए यहां पर ले लेते हैं। इवेंट ए हो गया ऑल द गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। तो यहां पर अब प्रोबेबिलिटी P ऑफ A अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या आएगा, तीनों को एक यूनिट कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक यूनिट कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर ये 4 + 1, एक तो काउंट करेंगे इसको, तो हो गया 5 की जो शफलिंग होगी 5 फैक्टोरियल वे से, और गर्ल्स आपस में शफल होंगे उसके लिए इंटू 3 फैक्टोरियल, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो हो जाएंगे 4 + 3 7 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा 7 × 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल बन जाता है 1/7। तो PA बार जब हम फाइंड करेंगे PA बार तो वो आ जाएगा 6/7। नाउ odds in favor of this event, odds in favor of event A, वो आ जाएगा PA अपॉन PA बार। तो PA आया था 1/7, 1/7 अपॉन 6/7। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये हमारा आंसर आ गया। और अगर इसमें अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो इसी का रेसिप्रोकल हमें मिल जाएगा।